हमारे तरफ से पर आपको भी स्वागत है। चंद्रशेखर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक श्री विज्ञान स्वरूप सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। डेहरी से यहाँ पर उपस्थित विवेक कुमार सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वैशाली जिला के जिला अध्यक्ष भाई निशांत सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम हमारे युवा साथी यहाँ पे आप लोग आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर पे मैं ज्ञान स्वरूप सिंह जी को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ आपने काम किया है। एक आपका बड़ा अनुभव है और आपने आज हमारे पार्टी में सदस्यता लिए हैं। ये पार्टी हमारी नहीं है, आपकी पार्टी है और आपने अपनी पार्टी में सदस्यता लिए हैं और आपके विचार को देखते हुए, आपके काम को देखते हुए हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और मैं इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं। हर एक व्यक्ति एक अपना किरदार को निभा रहे हैं इस संसार में और उस किरदार को आपको समझना है कि वो पूर्व में क्या किए हैं और वो पूर्व में अगर अच्छे किए हैं तो ये मान लीजिए कि आगे भी अच्छे करेंगे और पूर्व में अगर वो गलत किए हैं तो आप मान लीजिए कि ये आदमी आगे भी गलत करेंगे। तो उनको अगर समझना है तो उसका किरदार को समझिए। मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे स्कूल कॉलेज जाना था, उस उम्र में पढ़ाई लिखा को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, यानी कि एक रोज में 30 रुपया। और ये बहुत साल पहले की बात नहीं है। मैं कोई 80 साल का यहाँ पे आपके बीच में नहीं बैठा हूँ। मेरा 42 साल की उम्र है। अब 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ मैं अपने खानदान का पहला लड़का, मेरे दूर दूर तक खानदान में पहला लड़का रहूँगा कि मैं शहर गया और वहाँ पे मैं रहकर मेहनत मजदूरी करके और जिद बनाया कि मुझे कुछ करना है और मैंने वहाँ पे मंजिल प्राप्त किया। मुंबई जैसे शहर में बिहार से 2000 किलोमीटर दूर जाके मैंने झंडा को गाड़ा और ऐसी ज़िंदगी को मैंने जीता। फिर लौट के मैं बिहार आया। आज निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि मैं जात की राजनीति करता हूं। लोगों के अनुकूल ये जात की राजनीति है, लेकिन मेरे लिए मैं अपने परिवार के हक अधिकार के लिए लड़ा रहा हूं। तो 2012 तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं अति पिछड़ा हूं, क्योंकि मैं मुंबई की जिंदगी जीता था। मुझे ये पता है कि मैं जात से सहनी हूं और ये मैं किस कैटेगरी में हुए मुझे नहीं पता था। जब मैं बिहार में आया 2008 के बाद में छठ पूजा के लिए मैं बिहार आने लगा, तो 2012 में जब चुनाव का समय था, उस समय मैंने अपने सहयोगी से पूछा कि हम लोग किस कैटेगरी में हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग अति पिछड़ा में। तो मुझे ये सब चीज़ से दूर रहकर हर जाति धर्म के साथ, सम्मान के साथ मुंबई जैसे शहर में मैंने बिजनेस कारोबार को किया और जब मैं बिहार आया मैंने देखा कि बहुत सारे चीज़ों में तकलीफें हैं, इसको कैसे दूर करना है। और अगर मैं जिंदा हूं और कोई गलत हो रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको आवाज दे, उसके ऊपर वो उंगली उठाए कि ये गलत हो रहा है। अगर कहीं गलती हो रहा है, अगर कोई आवाज नहीं उठाए तो समझ लो वो व्यक्ति वो मुर्दा है, कि मुर्दा ही आवाज नहीं उठाया करते हैं। अगर जिंदा है तो आपको आवाज उठाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर आप खाने के लिए जिंदा हो तो आपको मर जाना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, कुछ करने के लिए जिंदा रहना है। तो इसलिए हम लोगों ने बिहार लौट के आया। मैंने देखा जो महाराष्ट्र, जहां पानी का ठिकाना नहीं है, पहाड़ पहाड़, जहां हमारे पूर्वज पुरखे दुनिया को सिखाते थे, उस समय में महाराष्ट्र जैसे शहर में लोगों के रहने के लिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज वहाँ के लड़के लोग, युवा लोग कितने शान से जिंदगी जीते हैं। जन्म लेते हैं, 40-50 हज़ार लाख रुपया महीना वो कमा लेते हैं। आज उनके जमीन का करोड़ों का करोड़ का वैल्यू हो चुका है। आप उधर गुजरात चले जाइए, वो देखिए कितना विकसित हो गया। और हम इतना विकसित रहने के बावजूद भी आज हम कहाँ पे हैं। तो ये सब चीज को देखते हुए मैं बिहार में, और खास करके मेरे अपने लोगों के लिए भी मैंने सोचा
कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब देश में संविधान में निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिला हुआ है, जब बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार में भी हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा और फिर मैं बिहार को बारीकी से समझा तो मैंने देखा कि यहाँ पे पार्टी उसी का चलेगा जिसके पास अपना पूंजी होगा। और पूंजी किस तरीके से बटा हुआ है? लालू जी है तो लालू जी के जात वाला उनके साथ है, तो उनके पास एक मजबूत पूंजी है, जनाधार है। रामविलास पासवान जी हैं तो उनके साथ उनके लोग मजबूती से खड़ा है, तो आज उनकी पार्टी खड़े हैं। तो उसी तरीके से हमने कहा कि हमारी पूंजी कौन है? हमें एक दिन में कौन मान लेगा नेता? क्यों मानेगा? कोई नहीं मानेगा। पहले आपको नेता आपके घर वाले मानेंगे, आपके अपने लोग आपको हीरो मानेंगे, तब दुनिया आपको हीरो मानेंगे। अगर आपके घर के लोग आपको हीरो नहीं मानेंगे तो दुनिया आपको हीरो नहीं मानेंगे। तो मैंने सोचा मेरे घर के लोग कौन है? तो बिहार के अति पिछड़ा समाज में निषाद समाज, जो 22 कुरी में जाने जाते हैं, बीन बेलदा, नोनिया, मला, चाय, तियर, ये निषाद समाज के 22 उपजाति हैं। और बिहार में अति पिछड़ा का अगर 30% संख्या है तो 14% संख्या निषाद समाज का है। और मजबूती से अति पिछड़ा, मजबूती से खास करके निषाद समाज खड़ा है। और मैंने उनके लिए काम किया और उन्होंने मुझे नेता माना। और जब उन्होंने नेता माना तो आज पूरे बिहार के लोग आज नेता मानने लगे हैं। जब मेरे पास जब अधिकार की बात आया, 2020 में हमें चुनाव लड़ा, हमने एनडीए के साथ 11 सीट मिला। 11 सीट में मैंने हिस्सेदारी दिया। 4 मैंने अति पिछड़ा को लड़ाया, 3 निषाद को लड़ाया, 1 हमने कहार को लड़ाया और 4 मैंने सामान्य वर्ग को, मैंने अपर कास्ट को मैंने लड़ाया, जो कि कभी भी एक दिन भी हमारे पार्टी में काम नहीं किए थे। उसके बावजूद भी हमने उनका हिस्सा सुरक्षित रखा। 2 राजपूत को हमने टिकट दिया, हमने एक भूमिहार को हमने टिकट दिया और एक हमने ब्राह्मण को टिकट दिया। यानी कि 4 टिकट हमने वहां पे दिया। 2 हमने पिछड़ा वर्ग में हमने टिकट दिया, एक बनिया को हमने टिकट दिया और एक यादव जी को हमने टिकट दिया और एक हमने एससी वर्ग में हमने टिकट दिया। हमने गोछा में हमने एक एससी समाज से हमने उनको टिकट दिया। यानी कि 11 टिकट में हमने हर किसी को हिस्सा दिया। भले हमारे पार्टी में एक दिन काम किए या ना किए हो, हमने उनको दिया। और आज मैं चाहता हूं कि लोग आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। मुझे डर होता है क्योंकि नए लोगों को लाओ, उनको जगह बना दो तो फिर वो उसी तरीके से जैसे पार्टी तोड़ के चले गए, कुछ पैसे में बिक गए तो आगे भी बिक जाएंगे। तो हमने अभी पॉलिसी बदला है। ये पार्टी आपका है, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पार्टी एक विचार होता है और पार्टी सबका होता है। अगर मैं चाहूं भी तो आपको इस पार्टी में आने से मैं नहीं रोक सकता हूं। आप स्वतंत्र, आप इस पार्टी का सदस्यता ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इस पार्टी का मेंबर आप बन सकते हैं। ये पार्टी कोई एक जात का नहीं है। हर नेतृत्व एक जात का हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, आप उसको जिस जात से जोड़ ले। ये बात सही है कि मैं निषाद समाज से आता हूं और आज भी खून पसीना इस पार्टी को यहां तक ऊंचाई तक पहुंचाने में, बनाने में निषाद समाज का स्पेशल योगदान रहा है। निश्चित तौर पे आज हमारे पास बहुत सारे हर जाति धर्म के लोग पार्टी में जुड़े हैं और सभी को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी मजबूती से मैं चाहूंगा कि विज्ञान स्वरूप जी के नेतृत्व में ये पार्टी को मजबूती से आगे बढ़े और हर जाति धर्म को आप बेफिक्र होकर आप मजबूती से इस पार्टी में जगह दें। और आने वाले समय में जो लोग काम करेंगे उनको मजदूरी मिलना चाहिए। किसी का मजदूरी को हक मारने के लिए नहीं आए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। आज बिहार में लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हम बिहार को ये करेंगे वो करेंगे। आप उनका इतिहास को देखिए। आज प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जितना झूठ बोलना है वो बोल रहे हैं। अरे भैया, पहले पैसा कहाँ से आएगा वो पहले बताइए बिहार को। पैसा आएगा तब ना आप अपने घर में आज चिकन मटन रसगुल्ला मंगाइएगा। अब जब पैसे नहीं रहेगा तब रसगुल्ला कहाँ से मंगाइएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा वो पहले व्यवस्था कीजिए। गरीब जैसे राज्य में पैसा कैसे लाया जाएगा? क्या किसी को जेब से छीन लीजिएगा पैसा? जमीन के रेवेन्यू बढ़ा दीजिएगा ताकि गरीब आदमी परेशान हो जाए? नहीं, ये भी आपको पॉलिसी बनाना है कि पैसा हम पहले कैसे जनरेट करेंगे। और आपका इतिहास क्या है? कोई भी पार्टी
सैलरी वाले वर्कर से नहीं चलता है। और जब सैलरी वाला वर्कर से अगर कोई पार्टी चले तो ये मान लीजिए कि वो पार्टी में दम नहीं है। और प्रशांत किशोर जी 2014 से हर बहुत सारे पार्टी को उन्होंने सेवा दिया। जैसे आज हम लोग खाना बनाना कैटरिंग वाले को ऑर्डर देते हैं, भाई हमको खाना खिलाओ, पर प्लेट 200 रुपया देंगे, और जो हमको 200 रुपये में खाना खिलाते हैं। अब मान लीजिए खाना बनाने के टाइम में एक कॉकरोच अगर खाने में दाल में गिर जाए तो खाना वाला मालिक क्या करेगा? दाल में से कॉकरोच को निकाल देगा और आपको खिला देगा, क्योंकि उसको खाना तो है नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। आपके घर के लोग होंगे तो बोलेंगे नहीं फिर से हम बना लेंगे, लेकिन बाजार वाले लोग नहीं चाहेंगे। तो प्रशांत किशोर जी का इतिहास यह है कि जितने भी पार्टी के लिए काम किए हैं, जितना झूठ बोलना था उतना उन्होंने बोला और उस पार्टी को जीत दिलाया। चाहे वो 1% का जीत हो या 99% का या 100% का जीत हो, उन्होंने काम किया है। और फिर उन्होंने देखा कि जब मैं दूसरे पार्टी के लिए झूठ बोलकर जिता सकता हूं तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज वो घूम रहे कि अपने लिए झूठ बोल रहे हैं और जितना हो सकता उतना झूठ बोल रहे हैं कि 6 महीना में हम पूरे बिहार से बाहर जितना भी युवा लोग बाहर में काम कर रहा है उसको हम बिहार बुला लेंगे। भाई क्यों बिहार बुला लीजिएगा? आप बिहार में व्यवस्था कीजिएगा, उनको आना होगा, जरूर आएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 25-50 लाख के संख्या में 50 लाख के संख्या में बाहर काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा जिंदगी जी रहा है, लेकिन बिहार में 12.5 करोड़ है, उसके लिए क्या? भाई 13 करोड़ की आबादी है, 50 लाख अगर बाहर है तो 12.5 करोड़ तो बिहार में भी है। अब बिहार वाले के लिए पहले क्या कीजिएगा? तो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आपको ये हुई नहीं, निश्चित तौर पे कोई क्रांति करने के लिए आगे आए और एज ए बिहार के बिहारी होने के नाते आपका धर्म और कर्म बनता है उनको सपोर्ट करें। चाहे वो मुकेश सहनी हो या प्रशांत किशोर जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये क्या है और ये क्या कर सकते हैं, कितना बोल रहे, कितना बात पे रह सकते हैं। तो इसलिए साथियों, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, क्योंकि 80% की संख्या में आप युवा यहाँ पे हैं। आज आप लोग, हम लोग 40 साल तक एक दूसरे को मुंह दिखाएंगे और ऐसा हम लोग काम करें कि 40 साल के बाद भी अगर आपके सामने हम खड़ा हो तो आप हमसे शर्मिंदा ना हो और ना मैं आपसे शर्मिंदा हूं। ना मैं आज आपके साथ चीटिंग करूं, ना आप हमारे साथ चीटिंग करें, क्योंकि गलत का रास्ता बहुत बड़ा नहीं होता है। हमने देखिए संघर्ष करके यहाँ तक मैं आया। भाजपा ने मेरे साथ क्या किया? हमारे विधायक को तोड़ लिया, हमें परेशान करने लगा कि हमारे पार्टी विलय कर लो, हमारे में आ जाओ, फिर हमको दिल्ली तक आपको पहुंचा देते हैं। हमने कहा नहीं, जो एजेंडा के लेके हम खड़े हैं वो एजेंडा पे आप काम कीजिए। फिर निश्चित तौर पे हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, लेकिन एजेंडा पे आपके गुलाम बनने के लिए हम नहीं आए हैं। हमें ऊपर वाले की कृपा से कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ा मैंने सपना भी नहीं देखा। मैंने जिस वर्ग से मैं जहां से उठा हूं, कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ऐसे जगह पे ऊंचाई पे पहुंचूंगा। आज मैं वहां पे पहुंचा हूं और यहाँ पे मैं छल कपट से नहीं पहुंचा हूं, ईमानदारी के दम पर और मेहनत के दम पे पहुंचा हूं। और आज बिहार में भी देखिएगा, 2014 में मैंने पैर रखा और 2020 तक मैं ऐसी ताकत बनाया कि हमारे दम पर, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर मैं उस रोज नहीं चाहता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमने समर्थन दिया, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने। आज वो ताकत हम में है कि हमने 6 साल में वो हमने करके दिखा दिया और आगे हमें समय लगेगा। शायद ये मेरे संघर्ष 2 साल में खत्म हो या 22 साल में खत्म हो, हम संघर्ष करते रहेंगे, अपने लोगों की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब आप समझौता करने लगेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतना पता है कि मरने के बाद खाली हाथ जाना है और जमीन वही 3x6 का जगह चाहिए, उससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैंने कमाया
उसका 90% मैंने समाज सेवा के लिए, पार्टी के लिए, अपने लोगों के मेहनत के उनके आगे बढ़ाने के लिए मैंने खर्च कर दिया। अगर ये पैसा अगर मैं कोसी में जाके ज़मीन खरीद लेता तो कई हजार बीघा ज़मीन में खरीद लेता। ये आज मेरी पहचान है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने लोगों के लिए महल बनाएंगे। और आज मैंने ऐसा काम कर लिया कि आज पूरे बिहार में लाखों घर आज मेरे लिए है। आज मैं किसी जिला में, किसी गांव में, कहीं पे भी चले जाऊं तो मुझे रहने के लिए, खाने के लिए मेरे पास कोई कमी नहीं होगा। आज मैंने ये बनाया है। और आने वाले समय में संघर्ष करना बिहार के लिए, बिहारी के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए। जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे हम खड़ा होंगे, और जहाँ जो अच्छे करेंगे उनको साथ देंगे। किसी जाति धर्म से हमें कोई एतराज नहीं है। हम ना धर्म की राजनीति करने के लिए जाते हैं, ना जात की राजनीति करते हैं। हम ये बात सही है कि अगर मुकेश सहनी को अगर निषाद समाज से जोड़ते हैं तो निषाद समाज मेरा जात नहीं है, मेरा परिवार है, और मैं परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हूं। इसलिए साथियों, विज्ञान स्वरूप जी आज पार्टी में आए हैं और मैं पार्टी के स्वर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं मनोनीत मैं करता हूं, मैं इसे घोषणा करता हूं। और मैं चाहता हूं, और चंद्रशेखर विचार मंच का विलय नहीं हुआ। भाई मेरी क्या हैसियत है कि चंद्रशेखर विचार मंच को हम अपने पार्टी में विलय कर ले, क्योंकि चंद्रशेखर जी का तो नाम कहीं गुना ज्यादा हम लोग से ऊपर है। और हमेशा उस नाम को देखकर हमें उस रास्ते पे चलने का हमें सोचना है। अभी विज्ञान स्वरूप जी ने कहा कि डायरेक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री बना। बोला अच्छा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री? मैं तो कल तक देख रहा था कि मैं डायरेक्ट मंत्री मैं बन गया बगैर कुछ किए हुए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जाहिर सी बात, अगर डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो जाहिर बात है बहुत उन्होंने संघर्ष किए होंगे। यूं ही प्रधानमंत्री नहीं बने। तो मैं उनको देखते रहूंगा, सीखते रहूंगा, उनके बाद विचार को समझते रहूंगा। और चंद्रशेखर विचार मंच हैं और रहेंगे, वो बैनर तो रहेंगे ही, साथ में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विज्ञान स्वरूप जी, उस चंद्रशेखर विचार मंच भी चलाते रहे, और साथ ही वीआईपी पार्टी को भी मजबूती से चलाने का काम करें। और हर वर्ग से इस पार्टी में हमने नेतृत्व करने का हमने बनाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे स्वर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के और इस पूरे बिहार में हमारे स्वर्ण समाज को जोड़ने का पार्टी में काम करें। क्योंकि आज निश्चित तौर पे बहुत सारे साथी सोचते कि ये तो निषाद का पार्टी है, यहाँ पे हम क्यों जाए। अब जब नहीं आइएगा तो आपको खाना भी हम क्यों देंगे, जब चुनाव के टाइम में हम टिकट भी क्यों देंगे। भाई आइएगा, काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब ना हमको भी लगेगा कि नहीं आप आए हैं, आपका मजदूरी मिलना चाहिए। आज मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है कि 2020 में हमने 4 टिकट हमने दिया है और चारों आदमी एक रोज भी पार्टी में काम नहीं किए थे। दोस्ती के नाते टिकट दे दिए, चलो इस क्षेत्र में जीत सकते इनको टिकट दे दिया, लेकिन मैं वो पार्टी में काम कभी नहीं किए थे। लेकिन मैं आने वाले समय में ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी का मैं भले सुप्रीमो हूं, लेकिन मुझे पार्टी का हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना पड़ता है। पार्टी में बहुत सारे साथी का विरोध हुआ उस समय में कि पार्टी में एक दिन भी काम नहीं किया, आपने इनको क्यों टिकट दे दिया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, भले काम नहीं किया हो, चलो वो नहीं काम किया तो आप एक कदम आगे बढ़ो। तो मैंने एक कदम मैंने आगे बढ़ने का काम किया, तो इसलिए मैंने तो एक कदम आगे बढ़ा। अभी जरूरी पड़ा है कि आप लोग 2 कदम आगे आए, ताकि मुझे भी खुशी होगा कि आप लोगों का इस पार्टी में आस्था विश्वास है। और ये पार्टी संविधान से चलेगा। पार्टी, अभी मैंने मंत्री बना, मैंने निर्णय लिया 10 लाख पशु हम बाहर लाए और गरीब लोगों को पशु हम लोग 90% अनुदान में बांटेंगे। और आप 10 लाख पशु आप ला के गरीब लोग, किसान को अगर बांट देते तो कितना बड़ा क्रांति होता। और किसी एक जात को बांट ही नहीं सकते, उसका एक प्रक्रिया है, हर किसी के लिए कोटा है, ऑनलाइन व्यवस्था है, आई इनकम देखा जाता है, जो सबसे कम इनकम है उन्हीं को दिया जा सकता है। उसमें कोई जाति को सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी राज्य सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगा किसी जाति के लेके नहीं, हाँ उस जाति के लिए विशेष जो संविधान में जगह मिला कि हम कोई भी बजट बनाएंगे उसमें 15% SC ST के लिए खर्च के लिए रखेंगे, तो ये मैं कर सकता हूँ। गरीब के लिए 90% अनुदान तक दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन किसी जाति को चिन्हित करके हम कोई भी योजना नहीं चला सकते कि ये रोड बना देंगे, सिर्फ इस रोड पे सिर्फ पिछड़ा समाज के लोग या दलित समाज के लोग या स्वर्ण समाज के लोग ही चलेगा। ऐसा कोई रोड नहीं या कोई ऐसा योजना नहीं बन सकता है। तो इसलिए साथियों,
हम लोग सत्ता पावर में आएंगे, क्योंकि हमारे पास पूंजी है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में भाजपा ने हमें किस तरीके से हमारे साथ गलत किया, और उसके बाद बोछा में जो सीट हमारा था वहां पे दावेदारी पेश कर दिया, और उन्होंने सोचा कि ये गरीब पिछड़ा है, इसको हम यूं ही हवा में उड़ा देंगे। 22 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया, पूरे बिहार के नेता को उस क्षेत्र में उतार दिए, हर एक पंचायत में 2-2 विधायक को उतार दिए। उसके बाद भी परिणाम क्या हुआ, पूरा एनडीए ताकत लगा दिए, तो उनको 45,000 वोट आया, और मैं अपने दम पर अकेले हमने 30,000 वोट लाके भाजपा को धूल चढ़ाकर हमने दिखाएंगे। तो ये हमारी ताकत है। आने वाले समय में वीआईपी पार्टी जिनके साथ होंगे उनका सरकार बनेंगे, वीआईपी पार्टी जिसके साथ नहीं होगा उनका सरकार नहीं बनेंगे। 2020 में भी हमने दिखा दिया। आप सबको पता होगा कि हमने 2020 में, पहले मैं महागठबंधन के साथ था, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ था, उन्होंने सीट देने में आनाकानी किया, जगह पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको बोल के मैंने उनके साथ छोड़ दिया, और आज देखिए कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं डिप्टी सीएम बने हैं। अगर उस समय अगर मेरा साथ होता तो आज बिहार का मुख्यमंत्री होता, आज हमारे भी विचारधारा से काम होता, उन्होंने भी अपने काम करता। तो इसलिए साथियों, आज देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है, और मजबूती से हमारा विचारधारा है, बिहार आगे बढ़े, बिहारी आगे बढ़े, हर समाज, गरीब वो तबका जो आगे बढ़े जिसको जरूरत है। तो इसलिए साथियों, आप लोग आइए पार्टी में, और भी बहुत सारे बात समय समय पे होगा, और आप हमारे बारे में आप देखिए, पढ़िए, समझिए कि मैं किस तरीके से हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करूँगा। समझौता तभी करूँगा जिसमें हमारा बिहार का कल्याण हो, बिहारी का कल्याण हो, हर एक गरीब का कल्याण हो, वरना किसी से हम समझौता नहीं करेंगे अपने लिए। तो ये मेरा पहचान है। तो इसलिए आप लोग मजबूती से पार्टी में आइए, और विज्ञान स्वरूप जी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी को और मजबूत बढ़ाएं। और मैं तो देख रहा हूं कि जितना जोश जुनून है, एक इनिंग तो और खेल सकते ही हैं, ठीक है। तो मैं इनके नेतृत्व में 24-25 का चुनाव मैं मजबूती से लड़ूंगा, और इनके आशीर्वाद से, इनके अनुशंसा पे बहुत सारे लोग जो इन्होंने सपना देखे होंगे कि हम विधायक किसी को बनाएंगे, तो ये सपना आपको साकार निश्चित तौर पे हो सकता है। जब आप अगर मजबूती से काम करेंगे और करवाएंगे तो निश्चित तौर पे ये सपना साकार होगा। हमें किसी न किसी को टिकट तो देना ही है ना। मेरा लक्ष्य है 2024 में 15 सीट पर चुनाव लड़ना, यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, 3 राज्य में मैं मजबूती से काम कर रहा हूँ। 15 सीट में मैं कहाँ लड़ूंगा, मैं लड़ जाऊँ या मेरे घर से लड़ा दूँ, 1 से 2 लोग लड़ सकते हैं, 13 किसी न किसी को तो लड़ाना है। या आप 2025 में अगर देख रहे हैं कि हम 50 से प्लस सीट हम लड़ेंगे, तो किसी न किसी को लड़ाना है, और किसी न किसी को उनको क्यों लड़ाए जो हमारे पार्टी में एक रोज का सहयोग नहीं दिया हो। हम चाहेंगे कि पार्टी में दिन रात पसीना जिन्होंने बहाया उनको मजदूरी मिलना चाहिए। आज मैं बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर क्यों आया, इसलिए आया हूं कि गरीब का कल्याण हो, गरीब आगे बढ़े, जरूरतमंद आगे बढ़े। ये नहीं कि जो सोने का चम्मच लेके जन्म लिया वही नेतृत्व करेगा, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। इस देश में संविधान है, पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास अधिक वोट है, जिनका विचारधारा उत्तम है, वही व्यक्ति राज्य का और देश का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए आप और हम सब मिलकर इस बिहार को आगे बढ़ाएं, और हमारे ज्ञान स्वरूप सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम युवा साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वास्तव है मीडिया के साथी वे लोग आए, और हमारा धन बनता था, फर्ज बनता था कि मीडिया के साथियों के साथ अपनी आवाज सुनावे, अपनी भाव सुनावे, व्यथा सुनावे, बिहार की स्थिति और परिस्थिति से अवगत करावे। उन लोगों से कराया। अब साथियों आपकी बात, तो मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, मैं आया था, जब मैं आया था माननीय मुकेश सहनी जी के पास रात्रि के बेला में, जब मैं आया था, मैंने कहा था मंच साझा करने कि आप चंद्रशेखर विचार मंच के साथ मंच साझा करने का काम कीजिए, उसके शोभा को बढ़ाने का काम कीजिए, ये कृपा कीजिए चंद्रशेखर विचार मंच। लेकिन जो इस नौजवान ने जिस तरह से व्यवहार किया, कहा हमारे पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक अभाव है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने साथियों के साथ निर्णय लेके दल में चले आइए। यहाँ आप बिल्कुल पार्टी के तौर पर भी, गार्जियन के तौर पर भी, परिवार के तौर पर भी आप रहेंगे। हम उस समय नतमस्तक भूल गए कि हम क्या कहने आए थे और क्या कहना चाहते, और हमने स्वीकार किया। लेकिन नियमानुकूल हमने कहा
जब तक हम एग्जीक्यूटिव की बैठक नहीं करते हैं, एग्जीक्यूटिव के साथियों से निर्णय नहीं देते हैं, तब तक हम कैसे आ सकते हैं? हमने एग्जीक्यूटिव के साथियों से बैठक किया, आप साथियों ने समर्थन दिया, इसके लिए आपको हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के द्वारा आपके निर्देशानुसार निश्चित तौर पर इस दल में आज से ये तमाम साथी हमारे और हम VIP के साथी माने जाएंगे। जुब्बा शहरी भवन से जब हम निकलेंगे, सभागार से जब हम निकलेंगे, तो हम VIP बनते हैं। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में हम इनके उदारता के लिए हम आदरणीय मुकेश सहनी जी को उम्र चाहे जो भी हो बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उदारता को, और ये कहना चाहते हैं कि तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवा। मुकेश सहनी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुझको हमारी उम्र